नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी अतीत के साए, जिसे लिखा है सुमन जी ने। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वह स्वयं भी समझ नहीं पाई। उस स्थिति से उभरने में उसे कुछ समय लगा। हालांकि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि यह कहना कतई ठीक ना होगा कि वह उस स्थिति से उबर चुकी है। बस पलकें ही तो नम नहीं हुई थी, लेकिन मन के भीतर आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। वह खुलकर रोना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी। आखिर खुशी के क्षणों में रोना एक तो अपशगुनी कहलाता है, और दूसरा कोई कारण भी तो होना चाहिए रोने के लिए। नहीं, कारण तो है, पर वह किसी को बता या समझा नहीं सकती, क्योंकि उस कारण को लेकर वह स्वयं भी आश्वस्त नहीं है, केवल भ्रमित है। फिर मात्र भ्रम के आधार पर वह कैसे सब कुछ खुलकर उड़ेल सकती है। वजह का ठोस होना भी तो नितांत जरूरी है। अचानक ही ऐसा घटित हो जाएगा, इसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। पहले से कुछ आभास होता तो वह तैयार रहती और अपने मन को भी तसल्ली दे देती। बात काफी समय से चल रही थी, लेकिन वह कोई निश्चित रूप ले लेगी ऐसा उसने सोचा तक नहीं। दीदी की शादी तय हो जाने के बाद पापा चाहते थे कि उसकी शादी भी कहीं तय हो जाए, ताकि दोनों बेटियों का ब्याह इकट्ठे कर वह चैन की सांस ले सकें। आखिर कौन सा ऐसा पिता है जो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होना चाहता। सुबह घर फोन आया कि शाम को लड़के लड़की की एक बार मुलाकात करवा दें। लड़का अभी मुंबई से दिल्ली आया हुआ है, इसलिए अभी देख लें। तो बात आगे बढ़े। शाम को भैया भाभी के साथ वह एक होटल में उससे मिलने गई। वहीं औपचारिक बातों के बीच परिचय हुआ, और उनके घर पहुंचने से पहले ही लड़के का जवाब व उसके घर वालों की सहमति की सूचना फोन पर पहुंच गई। रात को ही पापा और भैया जाकर लड़के को रोक आए। घर में सब इतने खुश थे कि कोई उसकी उदासी को भांप ही नहीं पाया। किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि इतना अच्छा रिश्ता और इंजीनियर लड़का पाकर कोई नाखुश भी हो सकता है। माँ तो इतनी भाव विहल हो उठी थी कि बार बार ईश्वर का धन्यवाद प्रकट कर रही थी। उसकी किस्मत की भी सराहना कर रही थी कि पहली बार में ही बात तय हो गई, वरना लड़की वालों को कितने धक्के खाने पड़ते हैं, खासकर मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी। और तब तो और भी जब वह सामान्य सी दिखने वाली हो। हाँ, सच है कि वह एक साधारण सी लड़की है। गेहुआ रंग, पतली दुबली काया और सामान्य से ज़्यादा लंबाई। नैन नक्श भी तराशे हुए नहीं कहे जा सकते। ना ही उसकी देह यष्टि को देखकर दीवाना हुआ जा सकता है। बस शायद उसके गुण देखे गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सेक्रेटरियल कोर्स करने के बाद सिटी बैंक जैसी जगह पर अच्छी तनख्वाह पाती थी वो। आजकल रूप सौंदर्य या घर के कामों में निपुणता होना उतना मायने नहीं रखता जितना कि अच्छी नौकरी में होना। उसने अपने भीतर के सैलाब को छिपाते हुए बस हल्की सी आवाज़ में इतना ही पूछा था कि लड़के से अच्छी तरह से पूछ लो, कहीं अपने माँ बाप के दबाव में आकर तो उसने हाँ नहीं कर दी। यह पूछते हुए उसे कहीं यह उम्मीद भी थी कि कोई उसकी इच्छा जानना चाहेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। बल्कि सुबह वे उसकी गोद भरने आ गए और भैया ने लड़के से स्पष्ट यह बात पूछ ली तो उसने साफ साफ कह दिया कि इस रिश्ते में उसकी पूर्व सहमति शामिल है। जब उसकी उंगली में उसने अंगूठी पहनाई और रस्म के अनुसार मांग भी भर दी, तो वह कुछ समझ नहीं पाई। असमंजस की स्थिति घेरे हुए थी। उसका मन उसे विरोध करने के लिए कह रहा था, लेकिन वह विरोध करती भी कैसे, किस साहस से? उसके पास कोई आधार भी तो नहीं था। जैसे ही शाम हुई, उसके लिए और रुकना नामुमकिन हो गया। वह यह कहकर कि कुछ किताबें लेनी है, सीधे भारती दीदी के घर पहुंच गई। उस समय
वह इतनी परेशान और रुआंसी थी कि शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। इसलिए दरवाज़ा खुलते ही सामने भारती दीदी को खड़े देख भी उससे कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ कांपते हाथों से उसने सिंदूर भरी अपनी मांग की ओर इशारा किया। भारती उसके दिल के हाल से परिचित थी, इसलिए सब समझ गई। उसे बैठाकर पानी दिया। पहले तू जी भर के रो ले वीनू, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, भारती ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। मैं क्या करूं दीदी, सब कुछ ऐसे हो जाएगा, सोचा भी नहीं था। अब क्या होगा? वीनू के अंदर छिपा सैलाब उमड़ पड़ा और वह फफक फफक कर रो पड़ी। कुछ नहीं, बस स्वीकार कर ले। वैसे भी तू एक आधारहीन बात को ही तो पकड़े बैठी थी। जब तक रिश्तों में कमिटमेंट ना हो, उनसे जुड़े रहना बेकार है। खासकर ऐसे रिश्ते में जिंदगी में आने वाला पहला पुरुष जो तुम्हारी तारीफ करे, उसकी ओर आकर्षित हो जाना सहज ही है। यह प्यार नहीं है, मात्र इन्फैक्चुएशन होता है। फिर तू उसे जानती भी कितना है? मात्र 3 महीने की मुलाकात को जिंदगी भर का साथ मान लेना? नहीं वीनू, जो हुआ है उसे ही सच मान ले। अच्छा हुआ कि तू अब तक अजय से इमोशनल रूप से बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ पाई थी। शादी के बाद उसे भूलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दीदी, आप? वीनू सब कुछ जानते समझते भी प्रश्न कर बैठी। क्यों? गलत कहा मैंने? तेरे सामने एक जीता जागता उदाहरण हूं मैं। फिर भी? भारती की आवाज़ भी भर्रा गई थी। दीदी, फ़ोन कर लूं? हिम्मत तो नहीं हो रही। पता नहीं शब्द साथ दे भी या नहीं। फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? इस तरह तो मामला उलझ जाएगा। तो मान ले कि दी एंड हो गया। नहीं दीदी, बस आखिरी बार अजय से बात कर लूं, उसे बता दूं। वीनू ने आग्रह किया। कर, तेरी मर्जी, लेकिन इस आखिरी बार का कहीं और कभी अंत नहीं होता। मनुष्य की जिजीविषाएं इतनी प्रबल होती हैं कि उनका कोई आखिरी छोर नहीं होता। हम जितना उन्हें छोड़ने की कोशिश करते हैं, वे उतनी ही बढ़ती जाती हैं। रिसीवर उठाकर रख दिया वीनू ने। लेकिन मैं उसे कहूँगी क्या? सीधे सीधे कह दे कि एक खुशखबरी है बस। तुझसे नहीं कहा जाता तो मैं कह देती हूँ। मेरी एंगेजमेंट हो गई है। तुम मुझसे एक बार मिल सकते हो? वीनू ने भर्राए स्वर में फ़ोन पर अजय से पूछा। दीदी, वह बहुत नाराज़ हो रहा था। कह रहा था, यह कैसे हो गया? कल मिलेगा। तू मत मिल उससे। नहीं दीदी, नहीं मिली तो गुबार जम जाएगा। देख, वह तुझसे कल भी कुछ नहीं कहेगा। मुझे नहीं लगता कि वह किसी कमिटमेंट में बंधने वाला लड़का है। तुम दोनों एक जगह काम करते थे, दोस्ती हो गई। उसने काम में तेरी मदद कर दी और तू उसे प्यार समझ बैठी। प्यार यह नहीं होता। और मान लो वह भी तुझे प्यार करता है, तो क्या तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू उसे अपने माँ बाप के सामने लाकर खड़ा कर दे और यह सगाई तोड़ दे? नहीं दीदी, कतई नहीं। एक तो वह दूसरी जाति का है, फिर माँ बाप की इज्जत। वीनू घबरा उठी थी। फिर क्यों मिलना चाहती है? जानती नहीं कि यह अतीत अगर शादी के बाद भी हावी रहे तो कितनी तकलीफ देता है। मुझे देखकर भी तू कुछ क्यों नहीं सीखना चाहती? भारती बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह जिस संत्रास को झेल रही थी उससे वीनू को बचाना चाहती थी। वीनू भारती के घर से लौटी तो काफ़ी संभल चुकी थी। भारती दीदी का भी उसे कितना सहारा था और परिचय था सिर्फ 15 दिनों का। उसमें भी वह उनके बहुत करीब आ गई थी। दोनों एक ही जगह से कंप्यूटर कोर्स कर रही थी और वहीं दूसरी मुलाकात में ही वीनू को उसने इतना अपनापन लगा कि दिल की सारी बातें उड़ेल दी उसके सामने। भारती दीदी अपनी विवाहित जिंदगी से खुश नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जिसे चाहा वह नहीं मिला था और पति के व्यसनों के कारण वह सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी। इसी असंतुष्टि के कारण वह अपने पुराने प्यार से जुड़ गई थी और दोनों विवाहित होने
व बच्चे होने के बाद भी मिलते थे, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि वे एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए एक दूसरे से सुख दुख बांटते थे। लेकिन वीनू की स्थिति अलग थी। अजय उसे अच्छा लगता था, लेकिन अजय ने कभी कुछ कहा नहीं था। हाँ, अपने घर में उसे छूने की कोशिश की थी, पर भारती का कहना था कि प्यार में पहले शरीर नहीं बल्कि संवेदना आती है, एहसास आते हैं, फिर समर्पण की भावना उत्पन्न होती है, और यह भी जरूरी नहीं कि शारीरिक संबंध बने ही। भारती वीनू के जाने के बाद स्वयं निढाल सी बैठ गई। स्वयं उसके अंदर इतनी उदासी भर गई थी कि इस वक्त सिवाय विश्राम से बात करने के उसके पास और कोई चारा नहीं था। विश्राम, उसका पहला प्यार, उसका अतीत जो आज भी उसकी जिंदगी में है, जिसके बिना वह अपने आप को अधूरा समझती है। अगर आज उसके वर्तमान में उसका साथ ना होता तो वह बिल्कुल टूट चुकी होती। यह एहसास ही उसे जीने को मजबूर कर रहा है कि कोई ऐसा है जो बहुत दूर है लेकिन उसकी परवाह करता है, उसे प्यार करता है, जिसके कंधे पर सिर रखकर वह रो सकती है। कहीं भारती को यह भी महसूस होता था कि विश्राम की उपस्थिति के कारण ही वह पूर्ण रूप से अपने पति से जुड़ नहीं पाई है। शुरू शुरू में उसने भरपूर कोशिश की थी, पर पति से प्यार की बजाय कड़वाहट पाने के कारण उसका छटपटाता मन वापस विश्राम की ओर मुड़ गया था। उसके और पति की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ वह कला प्रेमी और संवेदनशील औरत थी, वहीं पति हर चीज को पैसों से तोलता था, रिश्तों में व्यवहारिकता ढूंढता था। जो भी बात कहो उसका लॉजिक पहले दो। भारती अंदर ही अंदर घुटती रही थी, जबकि विश्राम के सामने वह स्वयं को इतनी सहज महसूस करती कि उसके मनोभाव पिघल उठते। वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर विश्राम नहीं होता तो वह पति से सामंजस्य बिठाने की ज़्यादा कोशिश करती या स्वयं को उसके अनुरूप ढाल लेती। लेकिन अब विश्राम से फ़ोन पर बात कर बहुत हल्का महसूस किया उसने। प्यार किसे कहते हैं यह उसने विश्राम से मिलकर ही जाना था, लेकिन उसमें भी तब विद्रोह करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए विवाह नहीं कर पाई थी। लेकिन वीनू की तरह उनका जुड़ाव मात्र 3 महीनों का नहीं था। वे 4 सालों तक एक दूसरे से मिलते रहे थे। इसलिए भारती चाहती थी कि वीनू अभी अजय से मुक्त हो जाए, नहीं तो वह भी अपने पति के प्रति ना तो पूर्णतया समर्पित हो पाएगी, ना ही उसके साथ न्याय कर पाएगी। जिंदगी भर एक कसक बनी रहेगी और प्रेमी व पति के बीच तुलना कर उसका वर्तमान कभी सुखद नहीं हो सकेगा। वीनू फिर 2 दिन बाद आई। दीदी, मैं अजय के सामने बहुत रोई, लेकिन उसने सिर्फ यही पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। एक बार भी यह नहीं कहा कि वह क्या चाहता है या मुझसे प्यार करता है। मैं जानना चाहती थी कि उसकी क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन वह इतना नॉर्मल था मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चल अच्छा ही है, अब तो उसे भूलने में दिक्कत नहीं होगी ना। यह मात्र दोस्ती ही थी, पर उसने कहा है कि मैं उससे फिर मिलूं। वीनू ने बताया तो उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह स्वयं भी ऐसा ही चाहती है। जानती हो दीदी, कल मुंबई से दिनेश का फ़ोन आया था। मैं कुछ भी बोल नहीं पाई। घर में सबने डांटा। उसने कहा, अब बातें करने को तैयार रहना, मैं फिर फ़ोन करूँगा। लेकिन मैं क्या करूँ? अजय और दिनेश के चेहरे मेरी आंखों के सामने गटमट हो जाते हैं। मैं समझ नहीं पाती कि किसे सच मानूं। बार बार उसे समझाना निरर्थक सा लगा भारती को। आखिर कब तक दूसरों को फैसला लेने के लिए मनाया जा सकता है? हालांकि वह चाहती थी कि उसकी तरह वीनू की जिंदगी बर्बाद ना हो। अपने वर्तमान में वह खुश रहे, वरना अतीत काली परछाइयों की तरह सदा उसका पीछा करता रहेगा। 10-15 दिन बीत गए, वीनू नहीं आई। शाम को घंटी बजी तो वीनू सामने थी, हमेशा की तरह
उसके चेहरे पर वीरानी नहीं थी, वह खूबसूरत भी लग रही थी। आज अच्छी लग रही है, वरना हमेशा झल्ली बनी घूमती रहती थी। भारती ने उसे प्यार से झिड़का। दीदी, मैंने सोच लिया है। वीनू की बिना किसी भूमिका के बात शुरू करने की आदत थी। जब भी मिलती बस शुरू हो जाती थी, मानो उसे दूसरे की परेशानी से कोई मतलब ही नहीं हो। कई बार बुरा भी लगता था कि कभी कभी दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। हो सकता है दूसरा सुनने के मूड में ना हो। वीनू भारती को बहुत सम्मान देती थी, इसलिए वह उसकी आदत को नज़रअंदाज कर देती थी। दीदी, मैं अजय से फिर मिली थी। उसी ने फ़ोन कर बुलाया था। कहता था कि वह मुंबई ट्रांसफ़र करवा लेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इस बीच दिनेश से भी फ़ोन पर बात होती रही है। फिर क्या सोचा है तुमने? भारती ने उसे फिर बहकते देख पूछ लिया। यही कि अजय को भूल जाऊंगी और दिनेश से प्यार करूंगी। वही सच है। आखिर दिनेश का इसमें क्या कसूर है जो उसका हक छीना जाए? वह तो दिलो जान से मुझे प्यार करता है। अजय की यादों के साथ फेरे लेना उसके प्रति अन्याय होगा। दिनेश के प्रति जस्टिफिकेशन होना चाहिए, वरना हम दोनों ही सुखी नहीं रह पाएंगे। मेरी वजह से दिनेश की जिंदगी तबाह नहीं होनी चाहिए। और अजय को याद कर मुझे मिलेगा भी क्या? अधूरापन। पूर्णता तो दिनेश से ही है। भारती ने देखा, वीनू ने आज अपनी सगाई की अंगूठी पहनी हुई थी। उसके गालों पर एक गुलाबी आभा बिखरी हुई थी, जो उसके गेहुए रंग को और भी चमका रही थी। दीदी, कल दिनेश आ रहे हैं। मैं उसे आपसे मिलवाने लाऊंगी। वीनू जा चुकी थी, लेकिन भारती को लग रहा था कि उसके सीने पे रखा कोई बोझ हट गया है। अपने ना सही, पर वीनू के वर्तमान को तो सुखद बनाने में वह कामयाब हो गई थी। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और इस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।